अस्सलामुअलैकुम। इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स 1 के प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान मलिक। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या है। कोई भी बॉडी अगर किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो करे तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन में हम दो तरह के टाइप्स कंसिडर करते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है वो कांस्टेंट रहती है, यानी जिस वेलोसिटी से बॉडी एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है उसकी हर टाइम पे हर पॉइंट पे वही वेलोसिटी रहती है। मगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पे वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो बदलती रहती है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलता रहता है और उसकी डायरेक्शन भी वैसे ही, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है। तो आइए हम देखते हैं स्लाइड के अंदर कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। When a particle moves in a circle with a constant speed, the motion is called a uniform circular motion. यानी जब भी पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट P1 गिवन है और एक पॉइंट P2 है, यानी बॉडी ने पॉइंट P1 से P2 तक एक सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रैवल किया और उन दोनों पॉइंट्स को हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया हुआ है, जो कि R उसका रेडियस बता रहे हैं कि सर्कुलर जो पाथ है उसका रेडियस जो है वो r है। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो डेल फाई है, जो कि ये गिवन है, और जो ये स्ट्रेट लाइन पार्ट डिफाइन हो रहा है वो डेल s से। अब जब भी हम किसी सर्कुलर पाथ में किसी बॉडी को देखते हैं तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, उसका जो कर्व है आर्क को हम जो डिफाइन करते हैं वो इस फार्मूले से डिफाइन करते हैं, डेल s इज इक्वल टू r डेल्टा थी। यानी इसको हम जनरल टर्म में यूजली s इज इक्वल टू r थीटा भी लेते हैं, जिसमें s जो है वो डिस्टेंस होता है टू पॉइंट्स के दरमियान, r रेडियस ऑफ द सर्कल है और थीटा एंगल जो है उसको कहते हैं हम। अब इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं P1 पे वेलोसिटी v1 है, जिसकी एक जो टेंजेंट ड्रॉ कर रही है सर्टेन पॉइंट पे। इसी तरह P2 भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है एट पॉइंट P2 पे। तो ये दोनों जो हैं v1 और v2 हमें वेक्टर दे रहे हैं। तो अगर हम इनको v1 और v2 को ड्रॉ करें तो ये हमें एक ट्रायंगल देंगे। अगर इनको हेड टू टेल रूल से अगर ऐड कर लें तो जो ये एंगल बना रहे होंगे आपस में वो भी डेल फाई होगा। ये जो एंगल बन रहा है, एक हमारे पास इस तरह दो ट्रायंगल बन जाएंगी, एक P1 ट्रायंगल P1 P2 और O, और एक जो वेक्टर्स v1 और v2 ट्रायंगल बनाएंगे। तो क्योंकि इन दोनों की ट्राइंगल्स में जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा, ये एक सिमिलर ट्राइंगल्स होंगी, यानी v1 v2 और ट्राइंगल P1 P2 और O, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होंगे, यानी इनकी जो एंगल इनमें जो बन रहे हैं वो भी सिमिलर होंगे, बस इनकी जो विड्थ ऑफ साइड्स होगा वो डिफरेंट हो सकता है। तो इस केस के लिए जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास उनकी दो साइड जो होंगी उनकी रेशो बराबर होगी, यानी डेल v ओवर v1, यानी इस अगर हम ट्राइंगल की बात करें, पहली ट्राइंगल की, डेल v जो डिफरेंस है दोनों के मैग्नीट्यूड में, या आप कह सकते हैं वेक्टर्स में v1 और v2 में, उसको हम डेल v से डिफाइन किया, डेल v ओवर v1। इसी तरह डेल s ओवर r, ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए हम लिख सकते हैं कि डेल v ओवर v1 इज इक्वल टू डेल s ओवर r, ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए लिखा है। इसी तरह अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, a एवरेज वो होती है वेलोसिटी, एवरेज डिफरेंस इन वेलोसिटी दो पॉइंट्स के दरमियान ओवर टाइम टेकन बाय जो दो पॉइंट्स के दरमियान में। इस केस में हमारे पास पॉइंट P1 और P2 है, तो डिफरेंस आ रहा है v2 ओवर v2 माइनस v1 को हम कह सकते हैं। तो डेल v जो हमारे पास मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है वो हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड, और टाइम टेकन बाय द बॉडी फ्रॉम पॉइंट v1 टू P2, कितना टाइम लगेगा कि किसी बॉडी को पॉइंट P1 से P2 तक जाने में, तो वो हमने डिफाइन कर दिया एवरेज एक्सेलेरेशन से इसमें। अब जैसे कि हमने दो सिमिलर ट्राइंगल से डिफाइन किया है कि डेल v ओवर v1 इज इक्वल टू डेल s ओवर r, तो हम इधर से डेल v की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है डेल v डेल s ओवर r डेल्टा t। अब किसी भी पॉइंट पे अगर हमें
किसी भी बॉडी की एक्सेलेरेशन का पता करना है सर्कुलर पाथ पे, तो हम उसको जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा हुआ है कि ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सॉरी इसमें एक मिस्टेक होगी, डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा इसमें। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन हमने जैसे कि शुरू के लेक्चर्स में किया हुआ है कि जब भी कोई टाइम इंटरवल बिल्कुल ज़ीरो के अप्रोच करेगा तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाती है किसी भी बॉडी भी, किसी भी पॉइंट पे अगर हम P1 पे देख रहे हैं या P2 पे देखना चाह रहे हैं तो टाइम इंटरवल हमारा जितना छोटा होगा वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ले देती है। अगर हम लिमिट को ख़त्म कर देते हैं तो हमें एक एवरेज वेलोसिटी दे देती है। तो इसी तरह हम डेल वी ओवर डेल टी की जैसे वैल्यू हमने यहाँ डाली थी पिछले पार्ट में, उसकी वैल्यू को हम नेक्स्ट पार्ट में भी डाल देते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है V1 और R कांस्टेंट है क्योंकि डेल टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम लिमिट से उसको बाहर ले लेते हैं, और डेल एस ओवर डेल टी। तो डेल एस ओवर डेल टी जैसे कि हमने वेलोसिटी को भी डिफाइन करते हैं, वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को वो डिफाइन करते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो और डेल एस ओवर डेल टी से, यानी एस जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, यानी हम इसको कह सकते हैं पॉइंट P1 माइनस P2 माइनस P1 कह सकते हैं, ये डेल एस से डिफाइन है। तो ये पार्ट जो है हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रहा है, यानी हम इसे कह सकते हैं कि पॉइंट V1 दे रहा है, हमें वेलोसिटी की वैल्यू दे रहा है V कोई भी। तो अगर हम इसके रिप्लेस कर दें तो ए इंस्टेंटेनियस किसी भी पॉइंट पे हमारे पास आ जाएगी V ओवर R और साथ एक और V का कंपोनेंट आ जाएगा, तो ये हमें ये वैल्यू दे देती है ए रेडियल इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, यानी ए रेडियल हमने डिफाइन कर दी एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है तो हम उसको रेडियली डिफाइन कर देते हैं कि ए रेडियल कह देते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को इस पॉइंट पे। तो उसकी जो है हमारे पास वैल्यू है ए रेडियल की वी स्क्वायर ओवर आर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि जैसे कि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारे पास उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिफाइन किया हुआ है। क्योंकि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी जो है हमेशा हर पॉइंट पे सेम रहेगी। अब सर्कुलर पाथ में आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट पॉइंट्स पे हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताया हुआ है जो कि नज़र आ रहा है सेम है। इस केस में जो रेडियल है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है वो इनवर्ड है, डायरेक्टिंग इनवर्ड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्योंकि इस वेलोसिटी जो है हमारे पास कांस्टेंट है तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट होता है। जब हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे, जब बॉडी की वेलोसिटी है जो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो हमारे पास एक और कंपोनेंट आ जाता है एक्सेलरेशन का जिसे हम यूजुअली टेंजेंशियल कंपोनेंट कहते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की हमने, जिसमें वेलोसिटी ऑफ द बॉडी सर्कल के हर पॉइंट पे सेम होती है, यानी उसका मैग्नीट्यूड, यानी हम स्पीड को कह सकते हैं वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड होती है, तो हम उसके मैग्नीट्यूड को कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट है हर पॉइंट पे। अगर ऐसे केस में जबकि हमारे पास जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट हो पॉइंट्स पे, तो उस केस में हमारे पास क्या सूरत हाल बनती है एक्सेलरेशन की। आइए देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ़ द स्पीड वेरीज वी कॉल द मोशन अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि स्पीड वेरीज कर रही है, हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है या स्पीड है हमारी वो चेंज हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टिल गिव्स द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, जो हमारे पास जैसे कि हमने अभी देखा था ए रेडियल जो हमारे पास आ रहा था, ये रेडियल कंपोनेंट हमारे पास वो मौजूद होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर भी, विच इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ डायरेक्टेड होता है। जैसे कि हमने अभी देखा था कि जो रेडियल डायरेक्शन थी ए रेडियल वो हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड थी, उसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ द सर्कल थी। बट द स्पीड हैज़ डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट इन द मोशन, द वैल्यू ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन इज़ नॉट कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, जो कि हमने जैसे कि ए रेडियल हमने डिफाइन किया था, ए रेडियल इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर से। क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमारे पास जो ए रेडियल है डिपेंडेंट है डायरेक्टली वेलोसिटी पे, वी कंपोनेंट पे, वी स्क्वायर पे, क्योंकि v चेंज होता जा रहा है तो हमारे पास ए रेडियल की जो वैल्यू है वो हर पॉइंट पे चेंज होती जाएगी। तो यही बात की हुई है कि रेडियल एक्सेलरेशन इज़ ग्रेटेस्ट एट द पॉइंट इन द सर्कल वेयर द स्पीड इज़ ग्रेटर, यानी जिस पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी हमारे पास सर्कुलर मोशन में, उस पॉइंट पे हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन है वो सबसे ज़्यादा होगी। इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर इज आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज पैरेलल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
This is the component that we discussed here and call this component to emphasize that it is tangent to the circle. यानी जो हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो वेलोसिटी के पैरेलल होगा, उसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट भी कहते हैं। आइए उसकी हम एक डायग्राम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इस केस में हमारे पास जो पाथ फॉलो किया हुआ है वो सर्कुलर पाथ है और इसमें हर पॉइंट पे डिफरेंट एक्सेलरेशन है, यानी रेडियल एक्सेलरेशन भी है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। मगर इस केस में हम देख सकते हैं कि जो ग्रीन एरो से हमें डिफ़ाइन किया गया है, जो वेलोसिटी को डिफ़ाइन कर रहा है, वो कंपोनेंट हर पॉइंट पे ज़रा डिफरेंट है, यानी उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता जा रहा है। इस केस में थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है और ज़्यादा इंक्रीज़ किया और इस पॉइंट पे काफ़ी इंक्रीज़ किया हुआ, यानी हमारे पास जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है इस सबसे पॉइंट पे। तो हमारे पास जो टेंजेंशियल कंपोनेंट डिफ़ाइन करते हैं वो करते हैं हम इस ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यानी जो स्पीड है, यानी वी जो है वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड लिया हुआ है हमने, यानी वो स्पीड को डिफ़ाइन कर रहा है। उसमें कितना चेंज आ रहा है डिफरेंट पॉइंट्स पे। अगर मुख्तलिफ पॉइंट्स पे टेंजेंशियल पे, अगर जैसे कि हमने सर्कुलर मोशन में जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लिया था कि हमारा जो वी था वो चेंज नहीं हो रहा था, वी कांस्टेंट था, तो हमारे पास जो डी वी बाई डी टी है वो ज़ीरो आ जाएगा कि टाइम के साथ हमारे पास स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रही, तो हमारे पास जो वी का ये डेरिवेटिव है वो ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होता एक्सेलरेशन का। अब इसमें हम देखते हैं कि एक पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम देखें, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पे एक कोई हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ रेडियल कंपोनेंट है। बॉडी सिर्फ डायरेक्टेड एक्सेलरेशन जो है उसकी इनवर्ड है। जिस तरह हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं हमारे पास उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है, यानी इस पॉइंट पे एक वेलोसिटी थी, उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज़ कर गई, तो उस केस में हमारे पास एक टेंजेंशियल कंपोनेंट भी आ गया वेलोसिटी की इंक्रीज़ करने की वजह से, जो कि इस छोटे एरो से शो करा जा रहा है। मगर जो रेडियल कंपोनेंट है वो हमेशा इनवर्ट की तरफ है, तो हमारे पास इस वक्त इस एक पॉइंट पे दो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो इसने हमें डिफ़ाइन किया हुआ है ए वेक्टर से, जो कि ये डिफ़ाइन किया हुआ है, जो कि दोनों का सम है, ए रेडियल का भी और ए टेंजेंशियल का। अगर हम इसको हेड टू टेल रूल से करें तो हमारे पास उसका एक डायरेक्शन आ जाती है जो कि सम ऑफ द टू वेक्टर्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं। इसी तरह अगले पॉइंट पे जाएं हम तो वेलोसिटी और इंक्रीज़ कर रही है, तो हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट है, उसी तरह उसका एक ए रेडियल कंपोनेंट भी मौजूद है जो कि इनवर्ड डिफ़ाइन कर रहा है। इसी तरह आगे जाते हैं, जब हम लोएस्ट पोजीशन पे डिफ़ाइन किया है तो स्पीड फास्टेस्ट, यानी इस पॉइंट पे हमारे पास सबसे ज़्यादा स्पीड है, तो इसका जो रेडियल कंपोनेंट है वो भी सबसे ज़्यादा है, और इस पॉइंट पे हमारा जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो ज़ीरो लिया हुआ है, यानी उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रही उस पॉइंट के आसपास। इसी तरह हम अगले पॉइंट पे जाएं तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो आस्ते आस्ते डिक्रीज़ हो रही है, तो उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो इसकी वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि जो वेलोसिटी हम डिफ़ाइन कर रहे थे वेक्टर से उसमें कमी आती जा रही है, यानी उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो यानी इस पॉइंट से, अगर हम पिछले पॉइंट से बात करें, इस पॉइंट की बात करें, अगर हम इसको पॉइंट ए ले लें, इसको बी ले लें, इन दोनों पॉइंट्स की बात करें, तो अगले पॉइंट पे जो वेलोसिटी का वेक्टर है वो छोटा है, तो इसका मतलब है जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वेलोसिटी का वो हमारा वी बी इज़ लेस देन वी ए है, अगर हम बात कर लें। तो जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, वो तभी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा जब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होगी, तो इस वजह से जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शो कर रहा है हमें, और रेडियल कंपोनेंट है वो इनवर्ड डायरेक्शन ही शो कर रहा है। और जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रहा है दोनों मैग्नीट्यूड जो हमारा दोनों वेक्टर्स की सम से हमारे पास जो कंपोनेंट आ रहा है जो ए है वो आ रहा है एक डिफरेंट डायरेक्शन में, जो कि इस डायरेक्शन से शो हो रहा है। इसी तरह अगला कंपोनेंट भी हम देख सकते हैं, अगर पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी और डिक्रीज़ कर रही है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें दे रहा है, मगर वो टेंजेंट ही है उस पॉइंट के जिस पॉइंट की हम डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह ए रेडियल उस पॉइंट पे भी मौजूद है। इस तरह डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारे पास ए रेडियल और ए टेंजेंशियल मौजूद है। तो जो एक्सेलरेशन, हम अगर एक्सेलरेशन की बात करें किसी भी पॉइंट पे, तो वो हम दोनों कंपोनेंट से डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक सम ऑफ द एक्सेलरेशन ए रेडियल प्लस ए टेंजेंशियल, ये हमें किसी भी पॉइंट पे टोटल एक्सेलरेशन बताएगा किसी भी बॉडी की सर्कुलर पाथ पे, जो रेडियल पे भी डिपेंड कर रहा होगा और टेंजेंशियल कंपोनेंट पे भी डिपेंड कर रहा होगा। जैसा कि हमने अभी देखा कि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो और उसकी स्पीड कांस्टेंट हो तो वो किस तरह बिहेव करती है, और अगर उसकी स्पीड नॉन कांस्टेंट हो, यानी उसकी स्पीड वेरी कर रही हो, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वेलोसिटी हो या डिफरेंट स्पीड हो, तो उसके हम किस तरह डील करते हैं। उसके लिए हमारे पास दो कंपोनेंट आ जाते हैं एक्सेलरेशन के, जिसमें एक रेडियल कंपोनेंट भी होता है और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होता है। अब हम देखते हैं कि अगर एक बॉडी कार अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो वो
अगर स्पीड अप कर रही हो तो उसकी टेंजेंशियल कंपोनेंट किस तरह होंगे या रेडियल कंपोनेंट, और अगर स्पीड डाउन कर रही है तो उसमें क्या केस होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कार स्पीडिंग अप अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। अब इसमें हमें एक कार शो की गई है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, जिसकी वेलोसिटी एक खास डायरेक्शन में। जैसा कि हमने देखा कि क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, आस्ता आस्ता यानी एक्सेलेरेशन मिल रही है, यानी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन मौजूद है, तो कार की जो वेलोसिटी है सर्कुलर पाथ पे डिफरेंट होती जाएगी। यानी अगर ये इस पॉइंट पे कोई एक वेलोसिटी थी, हम कह सकते हैं v1 है, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास जो ये कंपोनेंट शो कर रहा है वो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट शो कर रहा है एक्सेलेरेशन का, और ये दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ए रेडियल शो कर रहा है जो कि इनवर्ड है सर्कुलर पाथ के। और जो ए, अगर इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करें हम, ए रेडियल और ए टेंजेंशियल को, तो हमारे पास उसका रिजल्टेंट जो है वो ए बार आता है, जो ए मैग्नीट्यूड ए वेक्टर आ जाता है हमारे पास, सम ऑफ द बोथ द वेक्टर्स। ये उस केस के लिए जब कि कार स्पीड अप कर रही हो। अगर कार स्पीड डाउन कर रही हो यानी उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, उस केस में हमारे पास क्या होगा, उस केस में क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है तो जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की, वो बैकवर्ड होगी। क्योंकि अगर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन अगर इंक्रीज़ कर रही होती तो कार हमेशा स्पीड अप करती। तो स्पीड डाउन करने के लिए यही है कि कार की टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कम हो रही होगी। तो इस पॉइंट पे हमारे पास ये ए टेंजेंट है और ये ए रेडियल है। तो इन दोनों अगर वेक्टर्स को सम करें तो ये हमारे पास रिजल्टेंट डायरेक्शन आ रही है कार की नेट एक्सेलेरेशन की, कि वो किस डायरेक्शन में होगी, कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है एक तरह से। इसी तरह अगर हम तीसरा केस देखें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि हमने शुरू में बात की थी कि अगर हर पाथ पे वेलोसिटी जो है वो सेम है गाड़ी की, कोई एक्सेलेरेशन उसकी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं मौजूद, तो उस केस में हमारे पास सिर्फ ए रेडियल मौजूद होगी। यानी कि एक्सेलेरेशन जो टोटल है वो डिफ़ाइन हो जाएगी सिर्फ ए रेडियल डायरेक्शन से। यानी कि जैसे कि हम डिफ़ाइन किया था हमने, जो सम ऑफ टू एक्सेलेरेशन था, ए इज़ इक्वल टू ए रेडियल प्लस ए टेंजेंशियल। जब जिस केस में ए टेंजेंशियल नहीं होगा तो हमारे पास जो टोटल एक्सेलेरेशन आज वो होगा वो सिर्फ ए रेडियल से डिफ़ाइन होगा, क्योंकि ये हमारे पास ज़ीरो हो गया इस केस में, क्योंकि कोई एक्सेलेरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं है। जैसा कि अभी हमने देखा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसा फ़र्क है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई पेंडुलम सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो उस केस में हम उसको किस तरह डील करेंगे, उस प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे और उससे हम कैसे रिजल्ट्स हासिल करेंगे। आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं। अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l. The ball revolves with a constant speed v in a horizontal circuit of radius r as shown in the figure. Find an expression for v in terms of the geometry. हमारे पास एक पेंडुलम गिवन है जो कि एक सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है जिसका रेडियस r है। अब वेट ऑफ द पेंडुलम जो हमें गिवन है वो w, मास m गिवन है जो कि m मास ऑफ द बॉब है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और एक स्ट्रिंग जो अटैच है मास के साथ वो एक फोर्स T लगा रही है, टेंशन जो कि स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है बॉल के साथ या बॉब के साथ। अगर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस किस डायरेक्शन में जो बॉब है उस पर फोर्स लग रही है। अगर हम टेंशन की बात करें, टेंशन की डायरेक्शन ये डायरेक्शन थी, तो इसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं जो कि T cos थीटा और T sin थीटा, और जो वेट ऑफ द बॉडी है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जो कि mg से। अब इस केस में हम देख सकते हैं कि हम अगर रिजॉल्व करें फोर्सेस को वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हमारे पास क्या आएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में हम देख सकते हैं कि क्योंकि मोशन ऑफ द जो बॉब है वो सिर्फ एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कह सकते हैं या प्लेन में कह सकते हैं हम, उस डायरेक्शन में मोशन है, कोई वाई डायरेक्शन में के अंदर कोई फोर्स मतलब कोई मोशन नहीं है, तो हमारे पास जो वाई डायरेक्शन में है एक्सेलेरेशन वो ज़ीरो है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम कह सकते हैं जो हमारे पास है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू m, उससे हम अगर उसका y कंपोनेंट लें कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू m a y होता है, क्योंकि a y हमारे पास ज़ीरो, तो हमारे पास सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू ये ज़ीरो आ जाएगा। मगर सम ऑफ द फोर्सेस कौन सी लग रही है y डायरेक्शन में, एक T cos थीटा है और mg है। T cos थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और
जो ग्रेविटी है, वेट ऑफ द बॉडी है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो टी कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो ये पहली कंडीशन आ जाती है हमारे पास, जिससे टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी आ गया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ जो हमारे पास है, क्योंकि इनवर्ड एक एक्सेलेरेशन लग रही है उसके पास, तो वो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। तो हमारे पास सिर्फ टी साइन थीटा एक्ट कर रहा है, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए सी। एम ए सी जो है वो रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है, सॉरी एक्सेलेरेशन लग रही है रेडियल डायरेक्शन में, उसको हमने रिप्रेजेंट किया। तो उससे हम लिख सकते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। जैसा कि हमने पहले डिफाइन किया था, ए रेडियल जो है, जो जिसको हम सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन भी कहते हैं, वो थी वी स्क्वायर बाई आर। ये हमने वही वैल्यू यहाँ डाली है। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो हम इन दोनों अगर इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करें एक दूसरे से, तो हमारे पास आ जाता है टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर जी, यानी टी साइन थीटा अगर ओवर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर इंट ओवर 1 ओवर एम जी आ जाए। तो हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर जी आ जाता है, जिससे हम वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, सिंपली रीअरेंज करके। अब हमारे पास आर की हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं कि आर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये डायरेक्शन हमारे पास एल है, लेंथ इसकी एल है, हमारे पास रोप जो है वो गिवन है, रोप की लेंथ। तो और ये जो है हमारे पास रेडियस भी गिवन है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं लेंथ ये है और हमारे पास एंगल थीटा ये है और ये आर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आर ओवर एल। तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाती है वहाँ से, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। आर की वैल्यू हम इसमें रिप्लेस करें तो हमारे पास v इज इक्वल टू एल जी साइन थीटा इंटू टेन थीटा आ जाता है, जो कि वेलोसिटी ऑफ द बॉब है किसी भी पॉइंट पे सर्कुलर पाथ के अंदर। इस लेक्चर में हमने देखा कि सर्कुलर मोशन क्या है और उसकी हमने एक एग्जांपल भी देखी। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अपने होस्ट मोहम्मद उस्मान मलिक को इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।